Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I will start new chapter of your history. This is the first chapter of your history. The name of the chapter is Rise of Nationalism in Europe. The chapter is about that how the Europe is integrated and how the Europe nationalism arisen in Europe. As you all know that in before the 18th century there is monarchy in Europe. यूरोप में क्या था, मोनार्की थी. मोनार्की मीन्स दैट ऑल द कंट्रीज आर अंडर अ मोनार्क. कंट्रीज जो थे वो किसी न किसी मोनार्क के अंडर थे एंड देयर इज़ अ रूल ऑफ दैट मोनार्क एंड हेरिडेटरी सिस्टम इज गोइंग ऑन इन दैट एट दैट टाइम इन यूरोप. ओके, तो अब यूरोप को मोनार्की से किस तरह से डेमोक्रेसी में चेंज किया गया, किस तरह से अदर गवर्नमेंट लेके आई, कैसे पूरे के पूरे यूरोप को इंटीग्रेटेड किया गया, that is we learn in this chapter. The whole chapter is telling you about the all that process. पूरा का पूरा इवेंट्स आपको वन बाय वन बताएंगे दैट हाउ द फ्रांस चेंज. देन वी विल लर्न अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड ऑल द कंट्रीज. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर वी हैव अ वेरी beautiful painting. This is the painting of Frederick Sérieux that was painted in the year 1848. Frederick Sérieux was a French artist. वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे एंड उन्होंने एक 4 प्रिंट्स की एक पूरी की पूरी एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें उन्होंने अपने ड्रीम को दिखाया था. द होल ड्रीम. देखो, इसमें पूरी एक रो बनती है जो कि सभी एक ही रो में चल रहे हैं, ठीक है, और जिसमें उन्होंने क्या दिखाया कि पूरा वर्ड जो है वो एक ही लय में, एक ही सुर में चल रहा है. और वो कौन सा है? डेमोक्रेसी, सोशल रिपब्लिक, समाजवाद चल रहा है, मोनार्की ख़त्म हो रही है. वो ये एग्जैक्टली वो क्या चाहते थे फेडरिक सरियो? वो पूरे यूरोप को, पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को डेमोक्रेसी में चेंज करना चाहते थे, वेयर द पीपल हैव द freedom or people have the right to choose their government or people have the right to be interfere in the government processes. ये उनका एक ड्रीम था. फेडरिक सरियो की दिस पेंटिंग, दिस इज़ वेरी मच पॉपुलर पेंटिंग इन यूरोप, ठीक है. और इसमें ये दिखाया हुआ है कि सारे एज के मैन वुमेन ऑल आर इन अ रेस, ठीक है. और लिबर्टी ऑफ स्टैचू भी दिखाया गया है. लिबर्टी ऑफ स्टैचू का मीनिंग है कि यहाँ पर कि हमें क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, ठीक है. तो ये चैप्टर भी इसी चीज़ को दिखाता है दैट हाउ द फ्रीडम अराइज्ड इन यूरोपियन कंट्रीज. ओके, अगर मैं एग्जैक्टली चैप्टर की बात करूँ तो चैप्टर जो है मेनली देखिए हमें क्या बता रहा है. द चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इशूज विजुलाइज्ड बाय सरियू इन फिगर 1 ड्यूरिंग द 19th century. Nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe. तो नेशनलिज्म आया पॉलिटिकल और मेंटल वर्ड ऑफ यूरोप. यूरोप के मेंटल वर्ड में भी लोगों को फ्रीडम की इच्छा जागृत हुई. दे वांट टू बी फ्रीडम फ्रॉम द मोनार्की. The end result of these changes was the emergence of nation state in place of multinational dynastic empires of Europe. ठीक है. और कंसेप्ट जो है वो मॉडर्न स्टेट के ऊपर सेंट्रलाइज पावर्स के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है. सवर्जियन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी. और सवर्जियन कंट्रोल, सवर्जियन का मतलब समझते हो कि अपनी इच्छा से कंट्रोल कर रहे हैं वो विदाउट एनी आउटर इंटरफेरेंस, ठीक है. तो द होल चैप्टर इसी चीज़ को दिखा रहा है, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. In the very first topic, we have to be learn about that how the nationalism arose in French. Student, if you remember in class 9th, we learn about the French Revolution. आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने पढ़ाई थी इन विच वी लर्न दैट लुइस 16 वॉज द किंग एंड देन मोनार्की रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रेंच एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हुआ. देन वो रिपब्लिक में चेंज हुआ. देन बहुत सारे लीडर्स आए, जैकोबिन क्लब्स आया और बहुत सारा जो हमने डिटेल जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की पढ़ी थी इन द क्लास 9th.
And in the last of the French Revolution, we learned that Napoleon arisen in France. और नेपोलियन आया और नेपोलियन ने होल यूरोप को यूनाइट करने की कोशिश की. ठीक है, तो अभी इस टॉपिक के अंदर हम वही फ्रेंच रेवोल्यूशन को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, स्टार्ट द टॉपिक, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. ओके, चलिए. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. सबसे पहला जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो सबसे फर्स्ट ईयर जो आया था, दैट इज अराइव्ड इन द ईयर 1789 अंडर द रूलर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क. एब्सोल्यूट मोनार्क में और पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो थे वो आने स्टार्ट हुए फ्रांस में. और वो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen. ठीक है, तो उसने sovereignty को इंक्रीज किया और मोनार्की को फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में दे दिया. द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny. और रेवोल्यूशन ने क्या बताया, क्या दिखाया कि लोग हैं जो किसी भी नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं और नेशन की डेस्टिनी, उसकी इच्छाएं, उसके लास्ट पॉइंट्स को शेप देते हैं. कौन? वहाँ के लोग, ना कि मोनार्क. द नेशन शुड बी रन विद द डिसीजंस, विद द हेल्प, विद द व्यूज ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन. लोगों के व्यूज से चलना चाहिए. ये था मेन फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या, किस चीज़ को, उस किस आइडिया को लेकर चला और बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या क्या चेंजेस आए. देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन द फ्रांस बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन. सबसे पहले ये जो आइडिया था, द आइडिया ऑफ ला पिट्रे and La Citoyenne imposes the nation of the united community enjoying equal rights under a constitution. La Pitre, La Citoyenne याद है? अगर मैं आपको बताऊं, वो जैकोबिन क्लब में सिटियोन, सिटियोनी ख़त्म हो गया, सिटीजन्स ऑल आर इक्वल. ठीक है, अगर याद हो आपको, क्लास 9th में पढ़ा था हमने. तो सेम कि फादरलैंड आ गई. आइडिया किसका है कि हमारी ज़मीन है और सिटीज़न एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं उस ज़मीन का. एंड द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स. और कौन सा नोशन आया मेनली कि सभी इक्वल हैं, इंजॉइंग इक्वल राइट्स, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर. अब फ्रांस में बहुत सारे न्यू चेंजेस आ गए थे. तो अब वो कौन कौन से चेंजेस आए थे फ्रांस में आफ्टर द रेवोल्यूशन. नंबर 1, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस, दैट वॉज ट्राई कलर फ्लैग. ये फर्स्ट चेंज था फ्रेंच रेवोल्यूशन का. ठीक है. सेकेंड, द एस्टेट जर्नल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली. याद है आपको? एस्टेट जर्नल ने एक नेशनल असेंबली फॉर्म की थी जिसके लीडर थे मिराबियो एंड आबेसिए. ठीक है, तो नेशनल असेंबली जो है वो फ्रेम्ड की गई एस्टेट जर्नल की मीटिंग्स में. अगर आपको याद हो तो मैंने एस्टेट जर्नल की मीटिंग्स डिटेल में पढ़ाई थी क्लास 9th में. ठीक है, चलिए. नाउ द हिम्स आर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर कमेमोरेटेड, ऑल द नेम ऑफ नेशन. अब थीम्स, हेम्स कंपोज्ड, आपको पता है नेशनल एंथम कंपोज किया गया था. ठीक है, कौन सा था? मर्सलीज. नेशनल एंथम को कंपोज किया गया, मर्सलीज को. ठीक है, नेशन के नेम पर. उसके बाद और क्या किया गया? जो किया गया दैट इज इंटरनल, जस्ट अ मिनट, अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस. सभी जगह पर एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लागू किया गया. ठीक है. यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन विद इन द टेरिटरी. सभी के लिए एक जैसा कानून. वो जो बाय बर्थ वाला हिसाब था कि जो राजा है वो राजा की कैटेगरी में आएगा, जो क्लर्गीज थे वो क्लर्गी की कैटेगरीज में आएंगे. नो, सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन विद इन द टेरिटरी. ठीक है.
इंटरनल कॉस्ट्यूम ड्यूटीज एंड ड्यूज आर एबॉलिश्ड, इंटरनल टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया गया. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स आर अडॉप्टेड. ये सब चेंजेस थे दैट कम इन फ्रांस आफ्टर द रेवोल्यूशन. ठीक है. रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच as it was spoken and written in Paris become the common language of the nation. रीजनल लैंग्वेजेस को ख़त्म कर दिया गया और पूरे नेशन में फ्रेंच कॉमन लैंग्वेज बन गई पूरे नेशन की. तो दीज आर द चेंजेस दैट कम इन फ्रांस आफ्टर रेवोल्यूशन. Okay, now revolutionary further declared that it was a mission and dynasty of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. अब मेन एम क्या था रेवोल्यूशनरीज का? मेन एम क्या था रेवोल्यूशनरीज का? मिशन क्या था? डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन. फ्रेंच नेशन की डेस्टिनी क्या थी? टू लिबरेट द, लोगों को फ्री करना, पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म. डेस्पोटिज्म क्या था? डेस्पोटिज्म मीन्स रूल ऑफ मोनार्क. मोनार्क का जो रूल होता है हम उसे डेस्पोटिज्म कहते हैं. ठीक है. तो डेस्पोटिज्म था, रूल ऑफ मोनार्क. और फ्रेंच जो रेवोल्यूशन थी, जो रेवोल्यूशनरीज थे वो क्या करना चाहते थे? वो यूरोप को फ्री करना चाहते थे फ्रॉम द डेस्पोटिज्म से. ये मेन एम था एंड दे आर ऑल्सो सक्सेसफुल टू रीच ऑन दिस एम. इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम द नेशन. और दूसरे वर्ड में वो क्या करना चाहते थे? यूरोप के दूसरे लोगों की भी हेल्प करना चाहते थे. इफ़ यू रिमेंबर, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पेरिस के ऊपर भी पेरिस को भी उसके ऊपर अटैक किया था और रूलर जो वहाँ का रूलर था उसको भी ख़त्म करने की, एबॉलिश करने की कोशिश की थी. ठीक है. चलिए, नाउ even the news of events in French reached the different cities of Europe. Students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. Jacobin clubs याद आ गया? ठीक है. Jacobin clubs के अंदर पूरे यूरोप में, नॉट ओनली इन फ्रांस ने तो इंस्पायर्ड किया यूरोपियंस को टू बी फाइट अगेंस्ट द मोनार्की और टू फाइट अगेंस्ट द डेस्पोटिज्म. नाउ देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. अब इन कंट्रीज़ में भी ये जो आर्मीज़ थी, फ्रेंच आर्मीज़ जो थी, मूव करने लग गई और रूलर को ख़त्म करने की कोशिश करी. With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. Now, the French army lead this idea of nationalism in the other part of the Europe with the help of Jacobin clubs. Okay, so this is the major achievement of the French Revolution. Students, French Revolution inspired the whole world to fight against the monarchy as well as also fight against the colonialism. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर्ड किया था, वहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को अपनी फ्रीडम के लिए. एंड दे इंस्पायर्ड दैट हाउ वी कैन गॉट द फ्रीडम. उन्होंने ये बताया लोगों को कि हम फ्रीडम ले सकते हैं. अगर हम इंडिया की भी बात करें तो एट दैट टाइम वी आर अंडर द ब्रिटिशर्स एंड आर इंस्पायर्ड लीडर्स आर टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय. ये दो जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे हमारे, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से. और अगर आपको पता हो हिस्ट्री में, टीपू सुल्तान ने हेल्प भी ली थी फ्रेंच आर्मी की टू टेक द ब्रिटिशर्स आउट फ्रॉम द कंट्री. ठीक है. तो यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द होल वर्ल्ड टू इंटीग्रेट द वर्ल्ड एंड टू राइज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की फीलिंग को राइज करने में फ्रेंच ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले आउट किया. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. हियर, जब फ्रांस
अब मैं यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ बताऊँगी दैट इज़ अबाउट द नेपोलियन कोड, सिविल कोड, ठीक है। फ्रांस एट लास्ट व्हेन मोनार्की इज़ ओवर देन देयर इज़ नेपोलियन। नेपोलियन नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। नेपोलियन ने आया जब तो वो डिक्टेटर की फॉर्म में आया था, इसलिए हम ये कहते हैं नो डाउट ही डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस। बट नेपोलियन एक ऐसा डिक्टेटर था जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स थे, जिसने बहुत कुछ अच्छे काम भी किए और चलो थोड़े बहुत उसके हम नेगेटिव पॉइंट्स भी काउंट करेंगे जो नेपोलियन ने किए, बट ओवरऑल उसने भी पूरे यूरोप को इंटीग्रेट करने की कोशिश की, ठीक है। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉपरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। उसने रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को चलाया इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, ताकि वो पूरे सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंटली बना सके। उसने पूरे यूरोप को इंटीग्रेट करने की, पूरे यूरोप में इक्वल मेजर्स लाने की कोशिश की थी। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजली नोन एज नेपोलियनिक कोड। सिविल कोड 1804 जिसको हम क्या कहते हैं, नेपोलियनिक कोड, डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जिसने क्या किया, जिसने सभी जो बर्थ के बेसिस थे सिविल कोड में, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इस्टेब्लिश इक्वलिटी, उसने सभी प्रिविलेजेस जो कि बर्थ के ऊपर बेस्ड थे उनको ख़त्म कर दिया। इस्टेब्लिश इक्वलिटी, इक्वलिटी को इस्टेब्लिश किया। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और लोगों के लिए राइट टू प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार सभी को है। पहले फ्रांस में क्या था, सिर्फ राजाओं के पास प्रॉपर्टी होती थी, जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास थी दैट डोंट हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, ये दूसरे एरियाज में भी गए। In the Dutch Republic, Switzerland, Italy, Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। किसके पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ये। क्या क्या किया उसने, उसने डिड अवे द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इस्टैब्लिश इक्वलिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। फोर्थ पॉइंट, ही एक्सपोर्टेड रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, ठीक है। और एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, फोर्थ पॉइंट। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सेफ्रेडन एंड मेमोरियल ड्यूज, फिफ्थ पॉइंट। ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं किसके, नेपोलियन के, कि व्हाट द सिविल कोड, व्हाट द नेपोलियन हैड डन अंडर द नेपोलियनिक कोड और द अंडर द सिविल कोड, ओके। तो ये सब उसने किया। इन टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया। गिल्ड्स क्या होते थे, गिल्ड्स होते थे कि जो व्यापार के ऊपर कंट्रोल करते थे टाउन के, कि उन्हीं का कंट्रोल है, कोई भी जल्दी से व्यापार अपना विदाउट द परमिशन ऑफ गिल्ड स्टार्ट नहीं कर सकता था। तो गिल्ड्स के जो कंट्रोल था ऑन द ट्रेड उसको भी उसने रिमूव किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड किया गया है बाय द नेपोलियन। पीजेंट्स, आर्टिशियन, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन ऑल्सो एंजॉयड अ न्यू बाउंड फ्रीडम, उनको नई फ्रीडम मिली, ठीक है। तो ये तो हमारे पॉजिटिव पॉइंट थे नेपोलियन कोड के। नाउ द नेगेटिव पॉइंट्स, नेपोलियन के नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे वो भी डिस्कस करेंगे, बट नॉट इन टुडेज वीडियो। वी विल डिस्कस द नेपोलियनिक कोड नेगेटिव पॉइंट्स in the next video and the next topic also. Till then, goodbye, thank you.